ये मिस्र सभ्यता की 3000 साल पहले के जमाने दिख रहे होते हैं हम। मिस्र मुल्क के राजा फिरौन था। वो अपनी कमसिन हसीना रानी से बहुत प्यार करता था। विपरीत में रानी प्रिस को दिल दे गई थी। प्रिस जो कि बड़ा पावरफुल होता है, यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा करने की ताकत हासिल है उन्हें। अब दोनों चुपके मिलने घड़ी आ चुके थे। राजा को इसकी भनक मिल गया तो इसलिए कबाब में हड्डी बनकर आ पहुंचा उसी वक्त। वो भी उसी वक्त जब दोनों के मिलन होने वाला था। दोनों को साथ देख राजा गुस्से में आग बबूला हो चुका था। राजा उन्हें मार देते, पर सब कुछ पूर्व से प्लान करके दोनों मिलकर राजा को मौत का घाट उतार देता है। अब रानी डर के मारे कहने लगी प्रेमी से, राजा की सिपाही यहाँ आने से पहले तुम्हें यहाँ से भागना होगा। मैं खुदकुशी कर लूंगा, पर तुम मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखते हो ना, तो फिक्र ना कर। उसके बाद सिपाही का हाथ लग जाए, खुशी खुशी नाजायज प्रेम की खातिर खुदकुशी कर लेती है वो। प्रिंस को सिपाही पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन प्रिंस के चेला लोग रानी की डेड बॉडी चुरा कर ले जाते हैं। और अब प्रिंस कुछ रिचुअल करने यहाँ आ पहुँचे, फिर जिंदा करने पर। लेकिन राजा के सिपाही धर दबोचा उन्हें और सजा ए मौत सुनाते हैं प्रिंस को। प्रिंस को रानी के साथ अवैध संबंध बनाने की सजा इतना भयानक होगा ताकि कोई भी भविष्य में फिर से रानी चुराने की गुस्ताखी ना कर सकेगा। जिंदा ही मुर्दा यानी मम्मी बनाने की तैयारी हो चुका है। अब मरीज की तरह पूरे जिस्म पर पत्तियां बांधकर उसके ताबूत पर बहुत ही खतरनाक भयंकर कीड़े छोड़ देता है, जो कि चंद लम्हों में ही पूरी की पूरी जिस्म की चटनी बनाते हैं। उसके बाद उसके ताबूत को बहुत ही एक खास किस्म की चाबी से ताला मारकर बंद कर देता है हमेशा के लिए। और ये कहा जाता है कि कोई भी अगर उस ताबूत को खोलेगा तो कयामत छा जाएगा इस दुनिया में, महाप्रलय विनाश आ जाएगा इस दुनिया में। प्रिंस के ताबूत को बहुत ही बड़े स्टेचू के नीचे दफना दिया जाता है, वो भी बहुत ही ज्यादा गहराइयों तक, ताकि कोई भी खुदाई करके निकाल ना सके। यूं ही हजारों साल गुजर जाते हैं। पूरे शहर अब धूल मिट्टी में दफन होने जा रहा था। अब वो विशालकाय स्टेचू जो कि काफी ऊंचा होता था, अब धंस के जमीन के नीचे जा चुके और छोटा हो गया। सदियों से दफन हुए राजा की गुप्त खजाने की तलाश में कोई जंग हो रहे होते हैं, लेकिन किसी को खबरिया ना था, कानों कानों तक भनक ना था। इस स्टेचू के नीचे महाकाल सो रहा है, सांसें ले रहा है। उसका वजद हजारों सालों के बाद भी अपने खोए हुए प्यार की चाहत में कोई ख्वाहिश बुनी हुई है। ये किसी को नहीं पता, ये गुप्त है। धीरे धीरे उस स्टेचू के नीचे वो ताकत जमा हो रहा है, वो फिर से इस दुनिया में आने की शक्ति में बदल जाएगी। अब उसी जगह पर एक फ्रेंच सोल्जर भागते भागते आ रहे होते हैं और पीछे दुश्मन की सेना हाथ धोकर के उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो थक चुका था, जाकर के उस स्टेचू के नीचे खुद को हवाला करने सोचते हैं। ये वही जगह पर खड़े हैं जहाँ पर प्रिंस सदियों से मम्मी बनकर मौके के इंतजार में हैं। अब ये जगह श्रापित है, ये लोग जानते हैं, क्योंकि ये लोग यहीं के बासिंदा है। और जान बची तो लाखों भाई भाग निकले यहाँ से। उनके जाते ही जमीन में कुछ हलचल महसूस होने लगे और धूल रेती उड़ने लगे। अजीबोगरीब हरकतें होते हैं, पर वो फ्रेंच सोल्जर जिसका नाम रिकी होते हैं खुद भी डर जाते हैं और तभी रेत में खोपड़ी का शक्ल ले लेते हैं। परेशान फ्रेंच सोल्जर जान बचाकर भाग निकले यहाँ से। फिर यूं 3 साल गुजर जाते हैं और हम एक लाइब्रेरी देखते हैं जहाँ एक कन्या नाम है एवलिन, जो इजिप्टोलॉजी यानी इजिप्ट की इतिहास पर रिसर्च कर रही होती है, साथ में जुबान भी सीख रही है। वो ये लड़की को इजिप्ट की बुरंजी या इतिहास के बारे में काफी ज्ञान हासिल हो चुका है। एक दिन बहन को एवलिन का भाई एक चीज ला के तोहफे पर देता है। भाई ने बड़े गर्व और प्राइड के साथ कहा बहन से, मुझे खुदाई करने वक्त ये चीज मिल गया था। भाई को पता है उसकी बहन ऐसी चीजें देखकर फूले नहीं समाएगी, और वैसा ही हुआ। एवलिन बड़ी खुशी से इस चीज को निहारती रही। दरअसल ये एक प्रकार की चाबी होती है जिसके अंदर खुलने पर एक मैप मिलता है उन्हें, जो कि उसी जगह का नक्शा है जहां उस प्रिंस का कब्रिस्तान है। और इस चाबी के बारे में और ज्ञान हासिल करने के लिए लाइब्रेरी का बॉस के पास जाती है एवलिन। लेकिन ये चीज देखकर ही डर गया था, चौंक गया था लाइब्रेरी का बॉस। उसने सतर्क किया और कहा भी, जाओ मत वहाँ, जो भी आज तक गया फिर से वापस कभी लौट के ना आया। अब एवलिन अपने भाई को धमक लगाती है, कहाँ मिला तुमको ये चीज? हाँ, भाई ने अब बताने लगा, दरअसल ये चीज उन्हें मिली नहीं, बल्कि एक फ्रेंच सोल्जर का बैग से चुराया था वो, जो अब जेल में कैद है और सजाए मौत की सजा सुनाया गया है उन्हें। अब भाई बहन जेल में जाकर उस फ्रेंच सोल्जर जिसका नाम रिक है उनसे मिलता है। एवलिन रिक से कहता है, तुम वाकई में उस जगह के बारे में जानते हो क्या? उसने कहा, हाँ, मगर आज मेरी फांसी होने वाली है। तुम अगर मेरी जान बचा लो तो तुम्हें मैं वहाँ तक ले जा सकता हूँ। अब एवलिन का जेलर को पैसा का लालच दे करके और राजा की खजाना का एक हिस्सा दे देंगे कहकर तो उनकी फांसी रोक दिया गया। अब उसी शिप पर बैठकर उस जगह पर निकले हुए हैं सभी लोग। उनके साथ कुछ अमेरिकन लोग भी है। एवलिन रिक से कहता है, पता है तुम्हें उस जगह पर एक बुक भी दफन है जहाँ काफी मैजिक लिखे हुए, मंत्र लिखे हुए हैं।
अब ये लोग बातें करते करते उस जगह पर पहुंच ही गया। अब एवलिन कहने लगी, पता है तुम्हें, इस स्टेचू के आधा हिस्सा जमीन के नीचे धंसे हुए हैं, इसलिए ये लोग जमीन के नीचे जाते हैं। उन्हें स्टेचू की धंसी हुई हिस्सा भी मिल जाते हैं, पर काफी अंधेरा है यहाँ। एवलिन अभी एक शीशा इस तरह से थोड़ा हिला देती है और ये क्या, चारों तरफ उजाला ही उजाला फैल गया। अब एवलिन, उसके भाई रिक और वो जेलर कुछ कीमती चीजें समझकर एक आकृति पर छेड़खानी कर रहे थे। छेड़खानी करने के बाद जान आफत में डाल दी अपनी, यहाँ तक कि अपनी सर दीवार से टकरा कर जन्नत चला गया बेचारा। ये वाली सीन काफी क्रीपी था। रात को आग जला करके आराम करने के लिए ये लोग आपस में बातें की होती है। अब तीनों डिसाइड करते हैं अगर उन्हें खजाना मिल भी जाए तो आपस में बराबर बांट के लेंगे, और उनके ऊपर हमला हो जाता है। ये लोग दरअसल कोई नहीं बल्कि स्थानीय बाशिंदा होते हैं जो कि अपनी राजा फेरोन की खजाना को कोई छेड़े बिल्कुल पसंद नहीं, और खास करके विदेशी और बिलायती लोगों को। ग्रुप के लीडर कहता है, मैं तुम्हें और एक दिन की मोहलत देता हूँ, अपनी शक्ल सूरत लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। दरअसल वो लीडर नहीं चाहता कि कोई उसे उस प्राचीन जमाने से जुड़ा हुआ प्रेस की ताबूत से खिलवाड़ करके पूरी दुनिया को आफत में डाल दे। लेकिन ये दोनों ग्रुप की खजाने के लालच में किसी की नहीं सुनता, और वही हुआ जो हमें अंदाजा था। वो बॉक्स यानी वो ताबूत के साथ खिलवाड़ करने ले आए उसे, शायद इसके अंदर सोना चांदी जेवरात होंगे समझ के, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस ताबूत में प्राचीन भाषा में वार्निंग लिखी हुई थी कि उसे खोला ना जाए, इस दुनिया के लिए यह हानिकारक होगा और मारेगा। लेकिन ये अमेरिकी लोग ज्यादा स्मार्ट है, इन्हें भूत प्रेत की बातें बकवास लगती हैं। सभी मिलकर अब खोल ही दिया उस ताबूत को जो आज से 3000 सालों से बंद था। पहला एक काला जादुई किताब मिल जाते हैं बाजू में, जो कि प्रिंस मुर्दे को जिंदा करने की ताकत रखता था, और वो खास शेप की चाबी यानी एवलिन के पास होती है जो, और ऊपर से एक ताबूत आकर उनके करीब गिरा और वो चाबी लेकर के आखिर खोल ही दिया उस ताबूत को जो सदियों से श्रापित था, और इंतजार भी था उन्हें। ऊपर से अपने आप इसलिए गिरा यानी ताबूत की चाबी लेकर के खोल दी जाए उन्हें और आजाद कर दिया जाए दुनिया में विचरण के लिए। अब खुलने पर ताबूत के अंदर ताजा और गली हुई एक फ्रेश डेड बॉडी दिखाई देते हैं। रात को जब सभी लोग सो रहे होते हैं तब वो मिला हुआ किताब रिकी को दिखाती है। एवलिन कहती है ये बुक काला जादुई वाली है। चाबी से खुलते ही वो किताब वो पगली नहीं पढ़नी चाहिए थी और बोली जो मंत्र वो भी काली जादुई वाली, जो मर चुकी वो वापस आ जाए। बस ये लाइन ही काफी था उस दरिंदे रानी चोर प्रिंस को वापस आने की अस्तित्व में, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कुछ ज्यादती कर बेटी कन्या ने। प्रिंस अब जिंदा यानी उस अभिशप्त मामी में जान फूंक दिया गया। अब तबाही मचेगी। सबसे पहले कीड़े बरसने लगे। प्रिंस के मामी सबसे उन अमेरिकन बंदे के पास गया जो वार्न के बावजूद भी उन बॉक्स को खोला था। उनकी आंखें निकालकर खुद में लगा लिया। अब एवलिन की शरीर की तरफ आकर्षित होने लगा वो। रिक ये देख कोई शॉट फायर करता है। अब वो स्थानीय लीडर से भेंट होता है। वो कहता है बुला था ना तुम लोगों को, चले जाओ यहाँ से। तुम लोगों ने उस ताबूत को खोल दिया, अब भुगतो, सबके सब मारे जाओगे, वो किसी को बख्शेगा नहीं। रिक अब एवलिन से कहता है अब बस करो, ये बहुत हो गया मम्मी पापा का गेम, हमें घर जाना होगा। लेकिन एवलिन काफी जिद्दी है और अपनी जिद पर अड़ गई। कहा तुम नहीं जा सकते, तुम्हें फांसी से मैंने बचाया था, हमने उस दरिंदे को जिंदा किया और हम ही उसे मारेंगे। अब आसमान से भी आग बरसने लगे जैसे महाप्रलय का शुरुआत हो चुका है। अब मम्मी उस आदमी जो अमेरिकन है उसकी इंटरव्यू लेता है। अब पहले उसकी आंखें नोच ली, अब चमड़ी खून सब कुछ अपनी शरीर में समा लिया। बदले में शुक्रिया भी अदा नहीं किया भूत ने। अब रिक उस भूतिया मम्मी पर काफी फायरिंग की होती है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता उन्हें। तभी एक बिल्ली का प्रकट हो जाता है सामने और बिल्ली को देख करके डर के मारे भाग निकला। ये वाक्य देख करके रिक आश्चर्य में आ जाता है। जा करके वो लाइब्रेरी का बॉस को पूछता है बिल्ली से क्यों डरता है आखिर मम्मी। बॉस कहता है बिल्ली क्योंकि अंधारों का राजा है, लेकिन उसकी जब शरीर संपूर्ण हो जाएगी तब बिल्ली से भी नहीं डरेगा। एवलिन उस स्थानीय लीडर से कहती है जब मुझे वो प्रिंस पहली बार मिला था पता है मुझे किस नाम से पुकारा था, वो अनाक्षुनामन। लीडर ने कहा ये नाम उस अवैध प्रेमिका का है जो रानी थी। वो अपनी प्रेमिका को जिंदा करने के लिए सबसे पहले तुम्हें सेक्रीफाइस करना चाहेगा, लेकिन उससे पहले उन 3 अमेरिकी की जान से खेलेगा जो उस बॉक्स को खोला था। अब दूसरी अमेरिकी शख्स का वक्त आ गया सड़क जाने की। उसके पास वो काला जादुई वाली पुस्तक मौजूद है जो कि प्रिंस को चाहिए थी, जिसकी बदौलत अपनी प्रेमिका को वापस इस धरती पर ला सकेगा वो। रिक बाहर से आया हुआ कुछ आवाज सुनकर उस तरफ चलती है और देख के हैरान रह जाता है क्योंकि वो प्रिंस उसका वध कर देता है और साथ में वो किताब हासिल कर लिया। अब
अब प्रिंस तीसरी अमेरिकन की खबरें लेने जाते हैं। उसे भी जन्नत भेजकर उसका खाल अपनी शरीर में समा लेता है वो, लेकिन थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। अब वो किसी भी शक्ल सूरत से मम्मी नहीं लग रहा था। वो एवलिन के कमरे में रेत बनकर घुस जाता है। उसकी सूरतिया देखकर अपनी प्रेमिका का याद ताजा हो जाता है उसका मन में। पर रिक कबाब में हड्डी बनकर खड़ा हो जाता है बिल्ली के साथ। बिल्ली देख उनकी पेंद गिल्ली हो जाता है। अब एवलिन की जान बच गई। एवलिन कहती है एक पुस्तक से अगर वो दुनिया में जाग गया तो दूसरी पुस्तक से उसको जहन्नुम में भेजा जा सकता है। लेकिन मसला है वो दूसरी पुस्तक मिलेगी कहाँ पर। एवलिन भाई के साथ मिलकर काफी रिसर्च कर रही होती है और मालूमात होता है कि वो पुस्तक वही विशाल स्टेचू के नीचे हो सकता है, वो भी प्रिंस के डेड बॉडी के पास ही। वो जादुई स्वर्ण पुस्तक हासिल करना ही होगा। अब वो जादुई पुस्तक ढूंढने जाए पर प्रिंस तब ढेर सारे लोगों को अपने गुलाम बना चुका होता है। फिर प्रिंस एवलिन से कमान देता है, तुम मेरे हाथ थाम लो नहीं तो तुम्हारा भाई और रिक का कत्ल कर दिया जाएगा। तो एवलिन को मजबूरन वही करनी पड़ती है। वो एवलिन को साथ ले जाता है और अपने गुलाम को आज्ञा देता है, खत्मा कर दो उन्हें। दरअसल ये झूठ बोल रहा होता है। सभी गुलाम प्रभु का आज्ञा मानते हुए फिर रिक जान चुराने में जुटे हुए ज़ॉम्बियों में से रिक को उस जादुई गोल्डन पुस्तक को हासिल करना होगा। अब पीस्त फूंक लगा करके सदियों से मूर्ति बन रही स्टेचू को जान में जान डाल देता है। उस तरफ भाई और रिक ने उस गोल्डन जादुई पुस्तक को ढूंढ ही लिया। दूसरी तरफ प्रीस्ट अपनी प्रेमिका को इस दुनिया में फिर जिंदा करने के लिए अपनी शक्तियों का पुरजोर कोशिश में लगे रहते हैं। उस कन्या मम्मी में जान लाने के लिए सफल भी हो गए, लेकिन काम अब भी अधूरी है क्योंकि उसे जिंदा करने के लिए एवलिन को सेक्रीफाइस करना ही होगा, यानी एवलिन की सोल उस लड़की में डालना होगा। पर एवलिन का भाई उस गोल्डन पुस्तक लेकर हाजिर हो गया, वो भी वक्त पर वो चाबी तो प्रिंस के पास ही है ना। अब भी रिक को मम्मी से लड़ना पड़ रहा होता है। एवलिन अपने भाई से चिल्ला कर कहती है, वो पुस्तक की लिखी हुई लफ्ज पढ़ो। मम्मीज भी रिक की जान के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। मुसीबत बोल के नहीं आता। वो मम्मीज वाली काली चोड़ेल एवलिन को चाकू लेकर के उसकी जान की और खून की प्यासी बन गई, लेकिन एवलिन का भाई उस गोल्डन पुस्तक पढ़ने में सक्षम हो गए। फाइनली वो उस लफ्ज को पढ़ ही लिए। पढ़ते ही कुरुक्षेत्र जैसी रण थम सा गई। भाई अभी मंत्र के सहारे ममिस का राजा बन गया और पल भर के लिए गोल्डन पुस्तक के जरिए आज्ञा देता है प्रिंस का नाजायज प्रेमिका को वध किया जाए, तो वो ममिस वैसा ही करता है। ये देख प्रिंस का गुस्सा आसमान पर होता है और ये किया। ये दुस्साहस देख एवलिन का भाई को गर्दन मरोड़ कर ऊपर उठाने लगता है और पीछे से रिक उसकी हाथ उसकी शरीर से अलग कर देता है काट के। लेकिन एवलिन का भाई तहखाने से प्रिंस का चाबी कब चुरा लिया किसी को पता ही नहीं चला। अब भाई बहन अब गोल्डन पुस्तक को पढ़ने लगता है खोल करके। उस तरफ प्रिंस रिक का जान हथेली पर लेने और तभी एवलिन की भाई और वो लफ्ज यमदूत की दावत देकर प्रिंस के शरीर में से सारे शक्तियां छीन ले और प्रिंस अब आम इंसान में तब्दील हो जाता है, पर उन्हें पता ही नहीं इसका। प्रिंस की शरीर में से गुजर जाते और उसकी सर्व शक्तियां खींच के ले जाते हैं। नॉर्मल इंसान बन चुका प्रिंस, उसका ख्वाब आधा अधूरी रह जाता है। प्रिंस जहन्नुम जाते ही वहाँ पर मौजूद सारे दरवाजा अपने आप बंद होने लगता है। भाई बहन और रिक खतरे का भाव लिया और जान बची तो लाखों पे भाग निकले यहाँ से। सदियों से बने ये नगर का अस्तित्व धंसने लगा जमीन के नीचे। अब तीनों कैमल के साथ वही जा रहे होते हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं और साथ में उसे ढेर सारे खजाना लेकर के जा रहे होते हैं कैमल पर। अब अपनी अलग आशियाना बनाएगा जहाँ खूब सारे मस्तियाँ होगी, खुशी होगी और सुकून सी जिंदगानी होगी। फाइनली राजा फिरौन के गार्ड उन्हें शुक्रिया अदा करता है क्योंकि ये लोग भी नहीं कर पाया जो इन्होंने कर दिखाया, जो अपनी मंजिल पा लिए थे।